नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। पहले फेज की बिहार की वोटिंग में अब कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के एक्सपोजे ने पूरी तरह से कोहराम मचा दिया है, तहलका मचा दिया है। अमूमन ये देखा गया था कि ये जहां जब भी कभी वोटिंग होती थी उससे एक दिन पहले मोदी जी कोई ना कोई अपना इवेंट क्रिएट करते हुए नजर आते थे। कभी किसी गुफा में पहुंच जाते थे, किसी मंदिर में पहुंच जाते थे या कुछ और करते हुए नजर आते थे। लेकिन इस बार उस पूरी लाइमलाइट को कैप्चर कर लिया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी के इस एक्सपोजे से बीजेपी पूरी तरीके से तिलमिला गई है। हालांकि जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए था, लेकिन जवाब कौन देता हुआ नजर आ रहा है? जवाब देती हुई नजर आ रही बीजेपी, हमेशा की तरह। इससे पहले भी जो राहुल गांधी ने एक्सपोजे किए, इससे पहले भी जो राहुल गांधी ने कर्नाटका महाराष्ट्र को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद भी बीजेपी की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। और अब आप ये देखिए कि जो एक्सपोजे उनकी तरफ से किया गया है, जो बड़ा पर्दाफाश राहुल गांधी की तरफ से किया गया है, वो बहुत तरह के गंभीर सवाल पैदा करता है कि इस देश में अब ये जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, क्या उस पर वाकई में यकीन भी किया जाए या नहीं। और ये ऐसे वक्त में मैं कह रही हूं, या ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने कहा है जब कल बिहार पहले फेज की वोटिंग के लिए जा रहा है। ये बताया गया राहुल गांधी की तरफ से, कर्नाटका की एक सीट का एग्जाम्पल दिया गया, महाराष्ट्र में कैसे रिगिंग हुई इसकी बात उन्होंने की, और अब वो बात कर रहे हैं हरियाणा की। उन्होंने कहा कि जितने भी एग्जिट पोल आए, उन एग्जिट पोल में पूरे तरीके से हरियाणा में क्लीन स्वीप करने जा रही थी कांग्रेस। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे 25 लाख जो वोटर्स हैं, वो कैसे अलग अलग तरीके से उनको, वो बोगस वोटर जो है उनकी एंट्री की गई है। उन्होंने अलग अलग तरीका भी उसका बताया है। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने की है, वो है बीजेपी के ब्राजीलियन मॉडल की। ब्राजीलियन मॉडल यानी कि एक्चुअल में ब्राजीलियन मॉडल, जिसने 22 अलग अलग तरीके से उसने वोट किया है, कभी सावित्री के नाम से तो कभी सरस्वती के नाम से। और यही सबसे बड़ी बात है और यही सबसे बड़ा सवाल है। कुछ और आप कुछ देर के लिए साइडलाइन भी कर दें तो आप सोचें कि एक ब्राजीलियन मॉडल का हरियाणा के वोटर बनने का क्या मतलब है। ये इलेक्शन हो रहा है या कोई मजाक चल रहा है? ये इलेक्शन हो रहा है या आपके और हमारे अधिकार के साथ खुले तौर पर नंगा नाच किया जा रहा है? सुनिए आप राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी, 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। कहां 25 लाख, कहां 22,000।
तो आपने सुन लिया, राहुल गांधी को हर 8वां वोटर जो है वो चोरी से बनाया गया है और 25 लाख ऐसे वोटर्स की चोरी की गई है अलग अलग तरीके से, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। और फिर भी उन्होंने कहा कि 22,000 ही वोटों से, मतों से हारी है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की एक प्रचंड लहर थी हरियाणा में और उसके बाद भी वो हार गई। उन्होंने हरियाणा के सीएम जो हैं उनकी वो बाइक भी उन्होंने चलाई, जहां उन्होंने रिजल्ट से एक दिन पहले कहा था कि तमाम तरह के इंतजामात कर लिए गए हैं। किरण रिजिजू उसमें कह रहे हैं कि इंतजामात कर लिए गए, मतलब हमारा डेडिकेशन, हमारे कार्यकर्ता, हमने जो मेहनत की है, हमने जो सब कुछ ये किया है, वो हमारा इंतजाम है। अब आप लोग भी अकलमंद हैं, इतना भोला तो अब कोई है नहीं कि वो किस तरह के इंतजाम की बात करे, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन बीजेपी नहीं दे पाई है। लेकिन ब्राजीलियन मॉडल की जो उन्होंने बात की है राहुल गांधी ने, वो भी आप सुन लीजिए। वो इस सारे उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ भी किया जा रहा है, जैसे कहते हैं ना अंधेर गर्दी है और बिल्कुल अंधी काटी हुई है, वो बिल्कुल किया जा रहा है। सुन लीजिए आप राहुल गांधी को कि क्या कुछ उन्होंने इसको लेकर भी किया है। तो ये है इनकी व्यवस्था। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं, ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। तो राहुल गांधी को यहां पर आपने फिर से सुन लिया और राहुल गांधी ने जेनजी से भी आह्वान किया है। जेनजी से उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने बात की है और शायद ये बात बीजेपी को सबसे ज्यादा खलेगी। और आप देखेंगे कि जैसे ही शाम में तमाम डिबेट्स जो हैं सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया पे शुरू होंगी, इसको सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा कि अराजकता फैलाना चाहते हैं देश में। जेनजी से वो आह्वान कर रहे हैं, जेनजी से सीधे बात कर रहे हैं और नेपाल और बांग्लादेश और सबका एग्जाम्पल जो है वो दिया जाएगा। लेकिन सारी बातों का सार ये है कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि हरियाणा के साथ साथ बिहार में भी ऐसा ही होने जा रहा है, बिहार में भी इसी तरह से वोट चोरी की गई है, ये कहना है राहुल गांधी का। कितनी खतरनाक है ये बात, कितनी घातक है ये बात ऐसे वक्त में जब बिहार कल वोटिंग करने के लिए जा रहा है, जब हरियाणा का मॉडल राहुल गांधी ने पेश किया है। क्या ऐसे में चुनाव आयोग को सामने आकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए? क्या हम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे वक्त में जो विपक्ष कहता रहा है कि कैसे तमाम जो एजेंसीज हैं वो पूरी तरीके से बी पार्टी बनकर काम करती हुई नजर आ रही हैं? और इस सबके बीच आप ये भी देखिए, ढिठाई देखिए आप चुनाव आयोग की कि सब कुछ तो हो ही रहा है। बिहार में एसआईआर कराया है और अब 12 राज्यों यूनियन टेरिटरीज में भी उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिसका प्रोसेस कल से शुरू भी हो गया है कि इन 12 यूनियन टेरिटरी और राज्यों में एसआईआर कराया जाएगा। यानी कि खुला खेल जो है वो किया जा रहा है। और सवाल फिर ये पैदा हो रहा है कि फिर आखिर ऐसे इलेक्शन का फायदा क्या है, जब पूरी तरीके से अगर चोरी हो रही है, एक पार्टी के लिए अगर इलेक्शन चुराए जा रहे हैं, अगर यही विपक्ष का कहना है, अगर तथ्यों के साथ ये बातें रखी जा रही हैं, तो फिर ऐसे इलेक्शन का फायदा क्या है? तो इलेक्शन दर इलेक्शन आप करिए, आप उसमें पैसे भी खर्च हो, आप तमाम तरह के मुद्दे उठाइए, जनता होपफुल हो कि वो कोई बदलाव देखेगी और उसके बाद होगा वही जो बीजेपी चाहेगी। तो फिर क्या लोकतंत्र बचा भी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आज इसी पर मैं चर्चा करूंगी, इसी पर बात करूंगी। मेरे साथ बात करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज। मेरे साथ 2 मेहमानों को आप देख सकते हैं। सिद्धार्थ जी हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तो हैं ही लेकिन एक्टिविस्ट हैं और लगातार इस मुद्दे पर बहुत मुखरता से बिना अपने बातों को चबाए एकदम सीधे और सटीक वो अपनी बातों को कहते हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत अरुण जी आपसे ही मैं करना चाहूंगी। बिहार कल वोट करने जा रहा है, कल सुबह से पहले फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी और आज ये एक्सपोजे
इसके क्या मायने हैं? मेरा सवाल ये, क्या ये जो खुला खेल हो रहा है, जिसकी बात विपक्ष कर रहा है, ऐसे में इलेक्शन के कितने मायने रह जाते हैं? नमस्कार बुशरा जी। इस बार जो है कांग्रेस ने जो है नैरेटिव्स जो है सेट की है। आपने पहले देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो उसके एक दिन पहले जो है मोदी जी कहीं गुफा में चले जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, या कहीं स्नान करने चले जाते हैं कि जिससे जो है थोड़ा सा वो रिलीजन का उसमें जो है तड़का लगे और लोगों को बतावे। तो आचार संहिता का उल्लंघन करने का उनका अपना अपना तरीका उन्होंने किया हुआ है, तो ये करते आ रहे थे। इस बार पहली बार है कि कांग्रेस ने उल्टा जो है एजेंडा सेट किया एक दिन पहले, ये दिखा के कि भाई सतर्क भी करने के लिए कि किस तरह से वोट की चोरी हो रही है। तो बिहार के लिए एक ये संकेत है। दूसरा है कि ये बड़े पैमाने पर ये जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उससे दो तीन चीज़ें एकदम साफ हो गई हैं। एक तो ये है कि ये ग्राउंड लेवल की ये जो है शैतानी नहीं है, इसमें चुनाव आयोग जो है एकदम मिला हुआ है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, वाइड स्प्रेड है। ये नहीं है कि एक दो कैंडिडेट वगैरह इधर उधर से कर रहे हैं। और इसमें चुनाव आयोग पूरे तरह से उनका जो है कोऑपरेशन है, क्योंकि जिस तरह से वो फ्यूल जो ईंधन जो हमारे प्लेन को वो नहीं मिला जिससे वो प्लेन क्रैश कर गया, उसी तरह से चुनाव आयोग का जो ये ज्ञानेश कुमार हो या राजीव कुमार हो, उन लोगों ने जो सॉफ्टवेयर था डुप्लीकेट वोट, डुप्लीकेट एड्रेस, डुप्लीकेट फोटोग्राफ को चिन्हित करने का, उसको इन्होंने ऑफ कर दिया। तो ये ऑफ तो उन्होंने किया और इसकी जिम्मेवारी भी ये ज्ञानेश कुमार पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले रहा था। तो ये उसमें कॉम्प्लिसिट है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। अब आप एक छोटे से एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये लोग कितने मतलब कि कॉन्फिडेंट हैं कि जैसे ज्ञानेश कुमार ने कहा कि क्या हम अपनी बेटियों और माँ और बहनों की का फोटो का पिक्चर जो है सार्वजनिक कर सकते थे। तो ये तो भाई ब्राजीलियन मॉडल है, ये किसकी लवर है, किसकी गर्लफ्रेंड है, किसकी स्वीटहार्ट है, इसमें तो माँ बहन तो वो आती नहीं है। तो जो राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया कि 10 बूथ पे ये 22 बार इसका चेहरा आया है, ये कागज निकाल के कल उजागर कर दें कि ये कौन एप्लीकेशन उसका भरा। वो मॉडल तो आई नहीं भरने, किसी ने तो एप्लीकेशन भरी, किस बीएलओ के यहां ये भरा गया और किस ईआरओ ने उसको वोटर लिस्ट में चढ़ाया। इसमें तो मां बहनें तो अब नहीं कर सकते ना ये जैसे कर रहे थे। ऑर्डिनरी सा सवाल पूछता हूं, या कह दें कि ये 22 जगह 10 बूथ पे नहीं है। तो ये दिखाता है कि, और ऐसे तो वो संडे को भी ताला खोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो आज चुप क्यों है? आज वो भाजपा का एक कोई डिफेक्टर है जो कि बार्गेनर है, मतलब ब्लैकमेलर है। अगर आपको याद हो कि चंद्रचूड के खिलाफ क्या क्या वो बोलता था कि हम इलेक्टेड हैं, वो सिलेक्टेड हैं, ये वो करके, और एक दिन समझौता हो गया चंद्रचूड और द पावर्स दैट बी, और उनको कैबिनेट से निकाल दिया गया। तो ये तो हिटमैन है, इनको क्या कहा जाएगा? ये इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये सब भूल जाइए। ये जितने भी हैं, ये देखिए एक बात समझना चाहिए कि जैसे ब्लैक मनी में जो इतना ज्यादा हो जाता है तो एक पेपर ट्रेल रहता है, क्योंकि अब आप घूस जो है नोटों द्वारा नहीं लेते हैं, आप जो है चेक और उसमें लेते हैं। आप भले उसको 10 देश में घुमावें, 15 बैंक में घुमावें, लेकिन अगर आप उसको चाहेंगे तो पकड़ सकेंगे। उसी तरह से हर फर्जी वोट का एक वोटर ट्रेल है। मैं एक बात से ये सहमत नहीं हूं, और ये कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 एक रिकॉर्ड है जो कि परमानेंट है, 3 साल तक उनको रखना है और आपका हक है उसको जानना। अगर मैंने आपका वोट बुशरा जी कटवा दिया तो एज ए सिटीजन क्या आपका एक हक नहीं है कि आप जो है चुनाव आयोग आपको बताए और चुनाव आयोग में आप अर्जी डालें कि मेरा वोट किसने कटवाया?
और फिर क्या ये आपका हक नहीं है कि आप मेरे खिलाफ मुकदमा करें कि तुमने जो है मेरे वोट की चोरी करी? ये वोट की कीमत नहीं जानते हैं। मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि ये वोटिंग का हक जिस तरह से यूरोप के अंदर में, इंग्लैंड के ऊपर में और अमेरिका में कितनी लड़ाइयों के बाद, कितने साल की लड़ाइयों के बाद मिला है, उसको ज्ञानेश कुमार जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग एक दिन में ले लेंगे और ये देश देखता रह जाएगा। ये पूरी आजादी की लड़ाई तो वोट ही की लड़ाई थी ना, के हक की लड़ाई थी कि हम अपनी सरकार खुद चुनेंगे। तो क्या ये वोट? लेकिन अरुण जी सवाल, जी अरुण जी मेरा सवाल भी यही आपसे, एक्सपोजे दर एक्सपोजे हो रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे पहले अलग अलग एजेंसीज जो है वो कर रही थी, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी, लगातार वो बता रही थी। ईवीएम से इसकी शुरुआत हुई, पता चला ईवीएम तो कुछ है नहीं, बल्कि उससे तो बहुत बड़ा खेल हो रहा है, डिलीशन और एडिशन का, बोगस वोटर्स का, एक जगह पर कई कई सौ वोटर्स के नाम जो है वो किए जा रहे हैं। अब तो एसआईआर जैसी प्रक्रिया ले आई, ऑफिशियली ये किया जा रहा है। सवाल ये है कि आगे क्या? ये तो सवाल बनता है ना कि आपने एक एक्सपोजे किया, दूसरा किया, तीसरा किया, उसके बीच में बिहार का इलेक्शन हो रहा है, व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, समझने की बात, ये अगर आप हम लोगों का वो लें तो हम लोग कब से जो है फॉर्म 6-7 की बात करते आ रहे हैं, बहुत पहले से। बीएलओ जब ये लोग नहीं जानते थे तब से बात करते आ रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं आपको प्रावधान बताता हूँ जो उसके अंदर में है, जिसमें कि आपको राइट दिया गया है। देखिए, चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ये केवल कैंडिडेट को राइट नहीं दिया गया है, हर वोटर को राइट है कि वो एक इलेक्शन पिटीशन डाले कानूनन। तो राहुल गांधी को वो साफ कहते हैं कि मुझको कानून नहीं मालूम है, ही रिलाइज ऑन अदर्स। तो जो इनको एडवाइजर है, मुझको सिंघवी साहब 3 जूनियर दे दें अपने, और मैं उनको बताता हूं कि ये जो है डेटा इनको देना पड़ेगा, फॉर्म 6, फॉर्म 7, ये कैसे जोड़ा गया, कैसे काटा गया, ये कहने से नहीं होगा। अगर वो नहीं देते हैं और कोर्ट भी अगर बेशर्म हो जाता है, नहीं देने देता है, तब जो है कोर्ट भी एक्सपोज होगा, और चुनाव आयोग तो ऐसे ही एक्सपोज हो चुका है, अब धीरे धीरे कोर्ट भी एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि ऐसे बेईमान चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई और उस पर जो है जस्टिस सूर्यकांत ने वो पिटीशन नहीं सुना, और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि ये जो क्या कहते हैं, नूरा कुश्ती हो रही है कोर्ट में, योगेंद्र यादव एक तरफ, दूसरे तरफ चुनाव आयोग, और ऊपर से रेफरी वहां पे, और कोई केस आगे बढ़ ही नहीं रहा है, एक प्लेइंग टू द गैलरी हो रहा है। आधार कार्ड पर ही खाली डिबेट 4 महीने आपने निकाल दी, जो इशू सेटल हुआ था उस पर आपने कोई ऑर्डर पास ही नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है, और कोई भी वहां पर इस गंभीरता से नहीं ले रहा है कि जो है चुनाव की चोरी जो है एक पेपर ट्रेल से हो रही है। ये नहीं अभी पकड़ा जाते हैं तो क्या हुआ, अच्छा ये जिंदा है तो आप जो है इसको बोलिए हम ऐड कर देते हैं। अच्छा वो बीएलओ ने फर्जीवाड़ा किया, तो दस्तखत कर दिया, अरे प्रोएक्टिव था, नाम ही न जोड़े, क्या गड़बड़ कर दिया। ये लोग जो है दोनों के दोनों वहां पर जो है ये मिले हुए हैं और कोई इसमें करने को, लेकिन कानूनन जो है ये सारी चीजें साफ है। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने ये स्कैम को पकड़ा है, उसी तरह से बैठ के लोगों को ये बतावें कि ये कानूनन कैसे गड़बड़ हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कल चुनाव है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि राज ठाकरे ने एक बहुत सही बात कही कि अगर आप ये जो फर्जीवाड़ा जो वोटर लिस्ट में ये क्रिएट करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जिस दिन वोटिंग आवे उस दिन ये पोटेंशियल फर्जीवाड़ा रहे, और उसके अंदर में ये इनके जो आरएसएस के जो ट्रेनिंग है कि झूठ बोलो, गड़बड़ करके किसी तरह से जीतो, तो वो लोग जाके उसमें वोट करते हैं। उसमें ये लोग सतर्क रहें और 1-2 आदमी को पकड़ लें, और राज ठाकरे ने कहा कि पहले कूटना बढ़िया से, तब जाके जो है उसको पुलिस को देना। तो ये 2-4 को जब ये पकड़ के पीटेंगे ना बढ़िया से फर्जी वोटिंग करते हुए, तब जो है इन लोग जो ग्राउंड लेवल पर, तब इन लोगों का दिमाग सही होगा।
और अंत तक बैठें जब तक फॉर्म 17C नहीं साइन होता है, और उसके बाद ये वोट डालने न दें, क्योंकि फर्जीवाड़ा जब वोट खत्म होता है तब होने लगता है। ये बैकग्राउंड ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है ना। और इसीलिए आप देखेंगे कि चुनाव आयोग एक स्पष्ट सूची नहीं देता है। वीडियो का जब आप सबूत मांगते हैं तो जाके कानून बदल देता है। अरे दोनों कॉन्स्पिरेटर इन चार्ज ऑफ द लॉ। अरे पियक्कड़ को आपने जो है वो बार की जो है ठेके की जो है वो अपने चाबी दे दी, तो वो दोनों के दोनों मिलके जो है वो कानूनी हटा दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस का जो है रिकॉर्ड वो नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे। अब लेकिन ये चुनाव आयोग की ड्यूटी है रिकॉर्ड रखना, किसका वोट गलत से ऐड हुआ और कटा, इसका रिकॉर्ड है। ये इसको सरकमवेंट कर रहे थे वो ERO नेट और ये सब बना के, उसमें वो डायरेक्टली वो कर दे रहे थे, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड है। अभी आप देखिए एक यहाँ पे जो SIT बनी उसके अंदर में तो आ गया ना कि ये डेटा सेंटर और ऑर्गेनाइज्ड वे में ये वोट की रैगिंग कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें जो हैं, अगर सड़क पर लोग जाएंगे और जब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को भी कहेंगे कि भैया इसको रिड्रेस करो, तब उनको याद आवेगी कि बांग्लादेश में क्या हुआ। अब तो हमारे ऊपर भी जो है, और सही बात है आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, अगर आप 1.5 साल तक ये नहीं डिसाइड करोगे कि चुनाव आयोग को जो है जो प्लेयर है वही चुनेगा, सबसे गलत आदमी को चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसको जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा, और आप नहीं बैठे हो तो आपके ऊपर क्या सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर सुप्रीम कोर्ट एंड यू आर, तो आपकी बात लोग मान लेंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब आपकी बदनामी होगी तब ना उठेंगे। और ये सही बात है, आप आज बेईमानी कर, आप बाद में कहीं बाहर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये देखो। अभी आप देखिए राजीव कुमार जो है कैसे अपना he has gone into anonymity, किसी को पता ही नहीं है कि ये क्या है। क्यों? कि मालूम है कि जहां जाएंगे मेरा लोग खिल्ली उड़ावेंगे कि ये आ गया वोट चोर, उनके जनरेशन को लोग कहेंगे उनके जो है। तो ये जो बेईमानी है, ऑर्गेनाइज्ड है, इसका पेपर ट्रेल है, हमारा हक है जानना, इसका कानूनी उपाय है। और आप कानून के लिए मत जाइए ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जजेस को सुपरसीड करते हैं वो भी बड़े खिलाफ हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वहां पिक एंड चूज हो रहा है मेरिटोरियस। ये जजों को भी जो है सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं दे रही है, 57th वाले को जो है पिकअप करती है कि उसको चीफ जस्टिस बनावे, और 56 काबिल जजों को ओवरलुक कर रही है। तो आप मत जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए, नीचे अदालत में जाइए, जहां की उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, वो अन्याय समझते हैं। तो वहां पर आप तो यानी कि स्ट्रैटेजी, जी बिल्कुल मैं लौट रही हूं अरुण जी आपके पास, यानी कि स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन फिर भी सवाल वही है, और सिद्धार्थ जी आपके पास मैं आऊं कि अभी अगर कोई दूसरा अगर देश होता तो अब तक तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का इस्तीफा ले लिया गया होता। क्या सबसे पहले यही मांग नहीं करनी चाहिए कि अगर चुनाव दर चुनाव इस तरह की धांधली हो रही है, प्रूफ्स आपके पास जो है वो मौजूद हैं और आप प्रूफ दिखा रहे हैं, ढिटई से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए, आप हलफनामा दाखिल करिए वरना माफी मांगिए। माफी तो नहीं मांगी गई, लेकिन उसके बाद एक और एक्सपोजे कर दिया गया, और उसके बीच में बिहार का इलेक्शन भी हो रहा है। उनके क्या कहते हैं, जब ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाती है, यानी कि वो खुद ही बता रहे हैं कि हम दोनों एक हैं। लेकिन इस सबसे जनता को क्या हासिल हो रहा है, वोटर्स को क्या हासिल हो रहा है? आप, मैं, हम भी तो वोटर्स हैं। कल बिहार के साथ, आज बिहार के साथ कुछ होने जा रहा है, हरियाणा के साथ हुआ है, महाराष्ट्र के साथ हुआ है, हो सकता है दिल्ली में भी हमारे साथ हुआ हो। मैं दिल्ली की वोटर हूं। जी, दिल्ली में आपके साथ हुआ था, क्योंकि दिल्ली का तो कहानी मैं बता देता हूँ बाद में। लेकिन देखिए, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि
भारत के विपक्ष के नेता ने भाजपा के ऊपर और केजरीवाल के ऊपर कोई बहुत जबरदस्त, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक केजरीवाल उस पर, इससे पहले तो हम देखते थे कि इतवार को भी कूद जाता था और जल्दी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई ना कोई जवाब देता था। आज उसने जवाब अभी तक नहीं दिया है। इसका मतलब काफी उनके, वो भी सर खुजा रहे हैं, उनको भी पता है कि ये अब मामला कोई एक आध सीट में चुनाव में थोड़ी बहुत गड़बड़ी धांधली का नहीं है, ये पूरी सरकार चोरी का मामला है। वोट चोरी और सरकार चोरी में बहुत अंतर होता है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है कि दे आर प्रेटी स्पूक्ड राइट नाउ, मतलब काफी अंदर से सख्ते में आए हुए हैं, क्योंकि आज का जो घोटाला उजागर हुआ है ये काफी बड़ा है। ये जितना बढ़ रहा है ये अपने आप में बता रहा है कि नहीं, केंचुआ की भी क्या कहते हैं, उसकी विश्वसनीयता तो जा ही रही है, और भाजपा के बारे में भी ये स्पष्ट होते जा रहा है कि वो अब इस देश में खुल्लम खुल्ला चुनाव सरकारों की डकैती करने पर उतर गई है। बात यहाँ पर ये नहीं है कि कोई चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती या भाजपा जीती, कौन जीतता है कौन हारता है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये तो ऐसे ही है कि जैसा कहें कि देखिए, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अध्यक्ष हूं और भारत की क्रिकेट टीम पुरुष और महिला दोनों की चैंपियन है, तो जब सब कुछ सेटिंग है ही, तो आगे से भारत कोई मैच खेलेगा तो उसमें न्यूट्रल अंपायर की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा और मेरा भतीजा यही दोनों अंपायर बन जाएगा, तो क्या आप मानेंगे उस बात को? कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आपके साथ एक कौन जीतता है कौन हारता है यह प्रमुख नहीं होता है। होता यह है कि क्या व्यवस्था, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, जो केंद्र उसका वो अपने आप में निष्पक्ष है या नहीं। और उस पर बहुत बड़ा ये सवाल या निशान लग गया है जब कहा जाता है कि 5 लाख डुप्लीकेट वोटर जोड़े गए, उसमें हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश के भी लोग जोड़े गए, उसमें बीजेपी के भी नेता जोड़े गए। 1 लाख ऐसे वोटर कार्ड हैं जिसमें कि घर का नंबर 0 लिखा हुआ है, किसी का घर का नंबर 0 होता नहीं है। 19 लाख बल्क वोटर जोड़े गए, क्योंकि एक साथ बहुत वोटर आप जोड़ नहीं सकते, ये भी पता है, रातों रात आप वोटर तो नहीं जोड़ सकते। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि 1 लाख ऐसे वोटरों का जोड़ा गया जिनका फोटो ले लिया गया गूगल से और उनको फोटो वहां पर चिपका दिया गया डाउनलोड करके। उसमें एक ब्राजीलियन मॉडल भी थी जिसने कि 22 बार वोट किया और 10 बूथ पर। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने जॉर्जिया मिलोनी का फोटो नहीं लगाया, नहीं तो हमारे प्रधान जी के ऊपर और थोड़ा मस्खरी और ट्रोलिंग उनकी बढ़ जाती। तो ये अच्छा हुआ कि जॉर्जिया मिलोनी का फोटो उन्होंने नहीं लिया, किसी ब्राजीलियन मॉडल का फोटो लिया। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारी, क्या भाजपा दिल्ली में चुनाव जीती। बात यह है कि भारत के लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा खतरा आया हुआ है। मैं आपको एक चीज क्या कहते हैं, सूत्र बताता हूं। ये उदाहरण है आचार्य विनोबा भावे का। आचार्य विनोबा भावे वो थे जो कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी में, जिस समय गांधी जी को सबसे पहली बार किसी सत्याग्रही की जरूरत पड़ी थी, तो वो नमक सत्याग्रह दांडी के समय उन्होंने आचार्य विनोबा भावे को बनाया था अपना पहला सत्याग्रही, और बाद में तो उनको भारत रत्न भी दिया गया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि 2 तरह के लोकतंत्र होते हैं। एक सहभागी लोकतंत्र होता है जिसको उन्होंने ग्राम स्वराज कहा था, जिसमें जनता ताकतवर होती है। दूसरा होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र, जो कि भारत ने अपनाया है, जिसमें कि जनता अपना वोट प्रतिनिधि को दे देती है और प्रतिनिधि ताकतवर हो जाता है। उन्होंने ये कहा था लोकतंत्र के अंदर से एक संख्यासुर निकलता है, मतलब एक दानव निकलता है। वो संख्यासुर क्या होता है? वो संख्यासुर ये होता है कि 51 = 100 बन जाता है, 49 = 0 रह जाता है। संख्या से लोकतंत्र में हमें पता है जिसका 51 है उसको 100 माना जाता है, 49 = 0। लेकिन असल में क्योंकि अंतर 2 ही रहता है, तो जो बदमाश होता है वो 2 को कवर करने के लिए अलग अलग तरह के तंत्र लगाता है। अब यही चीज हमको आज देखने में मिली है। भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव के समय बिल्कुल स्पष्ट ज्ञात हो गया, जब वो अयोध्या हार गई, जब वो चित्रकूट हार गई, उसको समझ में आ गया कि अब इस देश में वो लोकप्रिय नहीं रही है। फिर भी चुनाव जीतना उसकी मजबूरी थी। उसने सबसे पहले एक ड्राई रन किया। ड्राई रन का मतलब है जिसे कहते हैं कि एक रिहर्सल में एक बहुत छोटा सा जगह लिया, चंडीगढ़। वहां के मेयर चुनाव में सबसे पहले अपने एक आदमी को चुनाव अधिकारी बनाया और उससे धांधली करवाई। संजोग से वो धांधली पकड़ा गई। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद दुर्भाग्य से भले उस व्यक्ति ने वहां पर माफी मांग ली और ये कहा कि हाँ मैंने ये किया है, लेकिन भारतीय न्यायपालिका ने उसको कोई दंड नहीं दिया। क्योंकि दंड नहीं दिया, इसलिए इन लोगों के पौ 12 हो गए कि क्या होगा, कुछ गलत करेंगे माफी मांग लेंगे, कोई सजा तो होगी नहीं। उन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ से अब बड़े स्टेज पर गए, वो दिल्ली पे पहुंचे। पिछले साल इसी साल जो फरवरी में दिल्ली के चुनाव हुए थे, आपने दिल्ली की बात की। आश्चर्यजनक ये है कि भारत में जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, भारत की जब जनसंख्या बढ़ रही है, तो नई दिल्ली जैसे विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र में 40,000 वोटर घट कैसे रहे हैं? एक एक एमपी और एमएलए भाजपा के मंत्रियों के सरकारी आवास में, अपने आवास में नहीं, सरकारी आवास में 80, 90, 130 वोट बढ़ कैसे रहे हैं? क्या उस समय के दो दो संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग, दो दो राज्य के मुख्यमंत्री कई बार डेलीगेशन लेके, कई बार प्रतिनिधि मंडल लेके चुनाव आयोग के पास जाके इसकी शिकायत नहीं किए थे? क्या उसका उन्होंने सबूत नहीं दिया था? चुनाव आयोग ने तो कुछ नहीं किया। उस समय क्या हुआ, इनको लगा कि चंडीगढ़ छोटा था, दिल्ली थोड़ा बड़ा था, अब इसको और बड़े स्टेज पर करते हैं, अब इसको करते हैं बिहार में। तो बिहार में जो इन्होंने एसआईआर किया है वो यही तो हुआ है, गरीब ग्रामीण श्रमजीवी वोटरों को काटा गया है। अब मान लीजिए आप ये पहले वाले में कहें, दूसरे वाले में कहें, क्या कहते हैं, फर्स्ट रोल और सेकंड रोल, कुल मिला के अगर केंचुआ कह रहा है कि हमने 51,000 वोटर काट दिए हैं, अब ये बताइए कि कल सुबह चुनाव शुरू होने वाला है बिहार में। बिहार में आप अगर, केंचुआ खुद कह रहा है कि 50 लाख वोटर, 50 लाख वोटर कटे हैं, इसका मतलब यह है कि हर बूथ के बाहर कल ये बहुत संभव है कि 51 लोग खड़े हो जाएं, जो कि जिनके पास वोटर कार्ड हो, पिछले बार उन्होंने वोट किया हो, ये सब लोग खड़े होके कहें कि हमने तो पिछले बार वोट किया है, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे बताइए कि जो पोलिंग बूथ के अंदर 5 ठो होगा चुनाव अधिकारी, 3-4 चुनाव अधिकारी होता है और 2 पुलिस रहता है डंडा लेके, क्या वो बाहर 50 लोगों की भीड़ होगी जो कि गुस्से में रहेगी, जिसके पास वोटर कार्ड होगा उसको रोक पाएगी? उस समय तो केंचुआ और भाजपा दोनों हाथ धो लेगी, वो तो कहेगी कि ये मामला न्यायपालिका के अधीन था। तो कल मुझे सबसे बड़ा डर ये लग रहा है कि भारत की न्यायपालिका के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में बहुत बदनामी हो सकती है, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू हो सकता है। हर बूथ के बाहर, हर गांव में एक बूथ होता है, हर बूथ के बाहर मान लीजिए 25 लोग खड़े हों और उनके पास वोटर कार्ड हो, क्योंकि उनके पास वोटर कार्ड पिछले बार का होगा, और वो कहेंगे कि ये रहा मेरा वोटर कार्ड और मुझे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये भारत के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा, एक तरह से आज ये साबित हो गया, विपक्ष के नेता ने साबित कर दिया कि इस देश में जो फसल को खा रहा है वो कोई दूसरा नहीं खा रहा है, बाढ़ ही फसल को खा रही है। अगर बाढ़ ही फसल को जब खाने लगे तो किसान के पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता है, उसको वो बाढ़ बदलना पड़ेगा। किसान का तात्पर्य है हम भारत के लोग, किसान का मतलब यहाँ पर हम भारत के लोग हुए। और ये आपने पूछा आगे क्या होगा, तो मेरे ख्याल से अगले सेगमेंट में इसको बता दूंगा। इस चीज को जिस तरीके से ये किया गया है, इसमें जिस तरह का ये मॉडस ऑपरेंडी बनाया गया है, चुनाव आयोग अगर कहता है कि वो लोग क्या कहते हैं, इसमें कोई धांधली नहीं हुई है, तो मुझे बताइए कि कर्नाटक के अलंद में कर्नाटक की पुलिस ने एक एसआईटी बना के जांच की और ये पाया कि 80-80 रुपए लेके वोटरों का नाम काटा गया। अभी तक तो उस जांच के साथ चुनाव आयोग किसी भी तरह का कोऑपरेशन कर ही नहीं रहा, उसका सहयोग ही नहीं कर रहा है। तो भाजपा जब किसी को भी कहती है कि कागज दिखाओ और लोग पूछते हैं क्यों कागज दिखाओ, तो बोलते हैं आप अगर निर्दोष हैं तो आपको किसी चीज का डर कैसा। वो जब हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल में डालती है तो कहती है कि आपने अगर कोई गलती नहीं की तो जांच से डर कैसा। तो यही सवाल तो वहां पर भी भाजपा से पूछा जाएगा कि अलंद में अगर वहां की पुलिस कह रही है कि हमको जांच करना है, तो भाजपा का जो केंचुआ है वो जांच से डर कैसा। तो इसीलिए यह बिल्कुल धीरे धीरे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा को पता है कि वो लोकप्रिय नहीं रही, वो चुनाव जीत नहीं सकती, इसीलिए वो संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं कर रही है। संस्थाओं का ये केवल दुरुपयोग नहीं है, संस्थाओं के ऊपर दादागिरी करके, जिसको सच में कह रहे हैं कि कनपट्टी पर कट्टा, कनपट्टी पर ये संस्थाओं की इन्होंने कट्टा रख दिया है और उनको कहा जा रहा है कि जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा करो। और आज विपक्ष के नेता ने इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से एकदम, जिसको कहते हैं ना, प्याज का एक एक परत निकाल के दिखा दिया है। आने वाले समय और भाजपा की ओर से और केंचुआ की ओर से अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आना, ये बताता है कि अंदर से वो काफी अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि ये अब मुद्दा किसी एक सीट पर कुछ वोटों की हेराफेरी नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग के पास एक तर्क बहुत अच्छा है, इतना बड़ा हम काम करते हैं तो छोटी मोटी 5 गलतियां हो गई होंगी, लेकिन ये एक क्षेत्र की गलती नहीं है ना। ये तो आपने बता दिया कि यहाँ पर वोट चोरी नहीं हो रही है, यहाँ तो सरकार की चोरी हो रही है। इसका जवाब देना मेरे ख्याल से केंचुआ के लिए और भाजपा के लिए काफी मुश्किल है, और उनको भी पता है कि ये मामला आने वाले समय में सुनामी की तरह बढ़ने की संभावना बहुत तेज है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और ये बहुत गंभीर सवाल भी है। इसका मतलब तो वही अरुण जी कि पहले से आप भी कहते रहे हैं और विश्लेषक भी कहते रहे हैं कि ये पूरी सरकार ही इलीगल है।
जब चुनाव चोरी कर लिया तो हरियाणा की सरकार इलीगली हुई ना, तो इलीगल तरीके से ये सरकार जो है चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें सुओ मोटो ले ले और सुप्रीम कोर्ट इस पे इंक्वायरी अगर बिठा दे, तो आपको नहीं लगता कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? आखिर किन संस्थाओं से हम उम्मीद लगाएं? इलेक्शन कमीशन अगर बिका हुआ है, ये अगर इल्जाम है, एजेंसीज बिकी हुई हैं, ये इल्जाम है, सुप्रीम कोर्ट उस पर थोड़ा बहुत यकीन है, क्या वो भी हम छोड़ दें? तो आखिर फिर होगा क्या? ये तो एक बड़ा सवाल है ही। आगे का रास्ता क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे तो फिर खेल ये करते रहेंगे, बेशर्मी से ढिठाई से कर रहे हैं। एक तरह लोकतंत्र का दिखावा है सिर्फ, और डिक्टेटरशिप है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जो करना है, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। अनम्यूट कर ले अरुण जी, अनम्यूट कर ले जी। उषा जी देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट पुराना सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा। अब ये जो जजेस जो अपॉइंट हो रहे हैं या हुए हैं, ये सब भाजपा वाले अपॉइंट हुए हैं, और इसके अंदर में भाजपा अपना वीटो पावर एक्सरसाइज करती है। तो ये आप जो है, मैं बहुत क्रूड वे में कहता हूं कि इस मामले को उठाने की सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत ही नहीं है। जो गोगोई उस समय कहा था कि हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, और फिर वही आदमी दबाव में आके हर तरह का गलत काम किया, तो आप किससे उम्मीद करेंगे? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो सबसे ज्यादा गलत काम करके गया। तो कितना गलत हो रहा है ये जो है, बस इतना ही है कि इनकी इज्जत करते हैं कि ओपन में नहीं डिस्कस करते, लेकिन मालूम है कि किसने क्या गड़बड़ किया है, और किसी को उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि भाई जो है, हमारा काम है लोगों को बताना और सड़क पे आना, और जंजी काम करे, तुम्हारा फ्यूचर हो रहा है। इस मामले में मैं आपको भी एक सलाह दूंगा, आप जी। कोशिश करके समय निकाल के हमारी सलाह मानिए। आपका वोट कटा, आप जाइए और कहिए कि कैसे कटा, हमको उसका फॉर्म 7 दो जिसने मेरा वोट कटाया। थोड़ा समय निकालिए, और जिसने आपका वोट थिन एयर में नहीं कटा है, किसी ने कटवाया है, ये जान के कि आप कौन हैं, और आप जो है सत्ता पक्ष को नहीं वोट करेंगी। यही बात मैंने जो है आशुतोष की सुनी, वो एक ये वानखड़े, उसने भी यही बात कही कि मेरा वोट कट गया। अरे जब आप लोग जर्नलिस्ट अवेयर हैं, रोज डिबेट करते हैं, तो एक मेरा वोट काटे तो मैं तो जाके, मेरा कितना भी समय बर्बाद हो, लेकिन मैं उसको निकाल के पूछूंगा किसने कटवाया और तुमने कैसे काट दिया। या तो तुमने काटा तो तुम पर प्रोसिक्यूशन होगा, और अगर तुमने नहीं काटा तो किसी ने कटवाया। ये कहना नहीं है। देखिए, चुनाव के जो कानून है उसमें साफ लिखा है कि आज एक बात राहुल गांधी ने बहुत सही कही, जिसको लोग भूल गए। जब उनसे पूछा गया कि आपका बीएलओ और आपके लोग क्या कर रहे हैं, तो पहले तो उन्होंने कहा जब ये डेटा ही नहीं देते तो हम कर क्या सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि इलेक्टरल रोल जो है वो बर्बादी से नहीं बने, और वो सही तरीके से बने। पहले तो चुनाव आयोग ये बतावे कि ये बीएलए जो चुनाव, ये पार्टी के जो दलाल हैं, इनको एंट्री क्यों दी। ये और कुछ नहीं है, दलाल है, और ये पैसा लेके काट रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो एक भी इनको जो है बीएलओ नहीं मिला, ईआरओ नहीं मिला, जो कि पैसे लेके वोट कटवाया। जबकि ध्रुव राठी ने उस काफी दिन हो गए लोकसभा के इलेक्शन में, उसने दिखाया कि मेरठ के अंदर में वो बीएलओ का क्या नाम था, पूनम अग्रवाल या कुछ इस तरह का नाम था, कि उसने कहा कि हमारे ऊपर दबाव पड़ा और हमें धमकी दी गई, तो हमने इतने सारे वोट हमको इंक्लूड करने पड़े। तो देखिए, सबूत हैं, प्रोसिक्यूट करने का है, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं। सबको ही को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर हम ये पूछ रहे हैं कि कैसे काटा, तो कहीं ना कहीं तो जवाब देंगे, और उसका जो है वो क्रिमिनल केस बनेगा लोअर कोर्ट में। 2 बीएलओ की नौकरी चली जाए और उसमें 2 साल की कैद है, और अगर फर्जी किसी ने आपका कटवाया तो उसको 1 साल की कैद है।
4 लोग पिट जावें और 10 लोग जेल चले जावें। आप देखिए कि ये रिगिंग जो है, जो बाहर से हो रही है खुला, और जिसको ये क्या नाम है, ये किरण रिजिजू डिफेक्टर, कांग्रेस वाला, ये डिफेक्टर को ये क्यों आगे खड़ा करते हैं यार? उसकी तो मॉरल ऐसे ही नहीं है। जो पोस्ट के लिए बिक गया हो वो आदमी क्या डिफेंड करेगा यार? तुम्हारे पास कुछ नैतिकता तो हो, तुम अपने कोई स्टैंडर्ड अरुण जी, लेकिन वो लोग जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जो ये फॉर्म नहीं भर सकते, वो लोग जिनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं है, वो लोग जिस तरह से जाकर काम नहीं कर सकते, उनके लिए क्या? उनका तो वोट कट गया तो कट गया। जैसे आप एसआईआर में देख लीजिए जो बिहार में हुआ है। सुनिए, देखिए, आज इतने गलत काम हो रहे हैं, इतने वकील हैं, सब लाखों रुपया कमा रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपना समय निकाल के जेन्युइन पीआईएल निकालते हैं, करते हैं, करने को तैयार हैं। आप कहिए तो 80% तो ऐसे लोग हैं, अगर आप कहिए भी लेके तो उसके लिए भी पैसा मांगेंगे। तो वो अपने लाखों को जोड़ने में, हाउ मेनी पीपल आर कमिटेड? मैं ये बात पूछ रहा हूं। धांधली हो रही है न्यायपालिका में, क्या कपिल, मैं बड़े बड़े वकीलों की नाम कर लेता हूं, क्या ये जब जज रिटायर कर जाते हैं तब तो इनका वो जो है अपने ड्राइंग रूम में डिस्कशन करते हैं? क्या जब वो सिटिंग जज रहते हैं और जब गड़बड़ उनके नाक के नीचे होता है तो क्या उनमें हिम्मत होती है कुछ बोलने की? उनके लाखों रुपए एट स्टेक हैं। आप समझिए, ये पूरा सिस्टम हल्ला करने से नहीं होगा। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि ड्राइंग रूम में लेके डिस्कशन से कुछ नहीं होता है। अगर है तो अपना समय निकालिए, आप हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, वो लोग बैठे और जाके एक एक वो निकालें कि हमको फॉर्म 6 क्यों नहीं दोगे? उनका रजिस्टर पड़ा हुआ है, फॉर्म 7 का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। तुमने मेरा वोट कैसे काटा? चुनाव हो गया, चुनाव के समय में आप चुनाव लड़ने में वो लगे रहते हैं बिजी, चुनाव खत्म हो गया तो उसके बाद आप उसका वो नहीं करते हैं, खाली हल्ला करते हैं। अरे ये आम आदमी पार्टी है, वो एक्टिविस्टों की है, वो कह रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हैं? ये कहने से तो नहीं होगा ना। अगर वोट कटे हैं और जुड़े हैं, जैसे यही ब्राजीलियन मॉडल है, तो किसकी स्वीट हार्ट है? हम पूछते हैं ज्ञानेश कुमार से, हुज स्वीट हार्ट, हुज गर्लफ्रेंड, कहां से आया? क्या वो ब्राजील से आके फॉर्म भरी? किसने उसका फॉर्म भराया? ये मानसी सोनी का केस है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये तमाम, जी बिल्कुल, ये हाँ, ये तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण सवाल है। लोगों को कानून पढ़ के सल्यूशन के तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी के पास इतना बैंडविड्थ नहीं है कि लोगों से भी मिलें, ये भी करें, और जो उनके चारों तरफ जो वकील हैं वो जो है उनको सही सलाह नहीं दे रहे हैं, वो अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा बिजी हैं। और ये है कि भाई अगर ये सत्ता में आवे तो हमको प्लम पोस्टिंग मिले, और जब कोई फंसता है तो उनका केस वो लड़ देते हैं। लेकिन ये एक लीगल मुद्दा है, अगर आप लेके जाएंगे, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप जो है हैरान रह जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, जस्टिस खन्ना थे इसके ऊपर, क्या कहते हैं, ईवीएम के ऊपर, तो उन्होंने पूछा कि अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसको कोई गलत फॉर्म 7 भरता है या 6 भरता है, वो कहा कि कितनी कैद होती है? तो ऑब्वियसली जज हैं तो हर चीज को तो नहीं पढ़े हुए पूछेंगे। तो जब वकीलों ने बताया कि 3 महीने से 1 साल, तो चौंक गए, बोले ओनली 3 months, ओनली 1 year? वोट की संपत्ति के चोरी से ज्यादा जो बड़ी चोरी है, क्योंकि आदमी के पास संपत्ति हो चाहे नहीं हो, हिज वोटिंग राइट इज द ओनली राइट ही हैज। और ये जो जस्टिस सूर्यकांत बार बार जो है लोगों को भाषण देते हैं, कहते हैं कि व्हाट अबाउट योर फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर 50 आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो लोग भी तो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज निभाएं। हम लोगों को बोलते हैं, हम तो जाते हैं, हम तो खाली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यही लिए जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, जब तक ये रिसोर्स आप नहीं पूल करेंगे, वकीलों वाली और कानून वाली, और वहां पर जैसे इन्होंने एक्सपोज किया है वैसे यहाँ पर इनको कानून में नहीं एक्सपोज करेंगे, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक्सपोज तो होंगे ना। आज उमर खालिद को
जो इन्होंने 5 साल नहीं बेल दी, तो सारा सुप्रीम कोर्ट अपना सर नीचा किया हुआ है कि नहीं? कोई डिफेंड कर पा रहा है? वो चंद्रचूड़ से पूछ दिया गया, तो वो जो है उस A to Z हमने दिया, तो उसके बाद पूछ दिया गया तो जवाब दे पाया? सारी इज्जत चली गई चंद्रचूड़ की। You are not judged by how much of justice you did. You are judged by how much of injustice you did. आप उसको True. बैलेंस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपकी ड्यूटी है जी। कि यू विल बी जस्ट all the time, not selectively just and unjust when it comes to the government. You cannot be perceived to be a judge selected by the government and acting on behalf of the government. जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ये बहुत गंभीर बातें हैं, जिस पर जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी और करने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ आप ये एक्सपोजे कर रहे हैं, लेकिन उसका आगे क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि आप भी सिद्धार्थ जी, क्योंकि कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसका मकसद भी तो सत्ता में रहना है, सत्ता में बने रहना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसका मकसद तो सत्ता में बने रहना है। और अगर आपका ही वोट जो है वो लगातार जो आपको वोट करते हैं, अगर उन्हीं पे सेंधमारी हो रही है, उन्हीं की वोट चोरी हो रही है और आप ये एक्सपोजे कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि आप इसको कैसे अब रोकने कैसे जा रहे हैं? क्या अब आगे जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राहुल गांधी एक्सपोजे कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि इसको एक आंदोलन की तरह बनाएं? क्योंकि अभी बिहार में है, हो सकता है लोगों को लगा था चलो बिहार में ही ऐसा ही हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ ऑर्डर दे देगा और ये रुक जाएगा, लेकिन अब तो ये 12 राज्य और यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, फिर ये आगे भी होगा, फिर और राज्यों में होगा। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जहां जहां उनके जो भी उनके सियासी इंटरेस्ट होंगे, वहां वहां वो ये तमाम चीजें करेंगे ही। एक तो आंदोलनों के बारे में बता दूं। आंदोलन और ज्वालामुखी दोनों में एक समानता ये होती है कि उसको स्टडी करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी फटता जरूर है, लेकिन वो फटने से 1 मिनट पहले भी आपको नोटिस नहीं देता कि इतने बज के इतने मिनट पर फटूंगा। तो जन आंदोलन हमने अभी हाल फिलहाल में देखा, दुनिया में कहीं पर भी जन आंदोलन होते हैं तो वो कोई पहले नोटिस देके नहीं होते, उसका पहला कोई नेता नहीं चुन लिया जाता है, वो अपने आप हो जाते हैं। वो कब होंगे उसका पूर्वानुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, आपने पूछा कि आगे क्या होगा। आगे तो जो होगा सो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मैं अभी वर्तमान देख रहा था, आपका शो चल रहा था, तो उस पर YouTube पे काफी सारे लाइव कमेंट्स आ रहे थे। उसमें कुछ लोगों का लाइव कमेंट है कि ये जो इस तरह की सूचना दे रहा है, वो सूचना देने वाला ही गलत है। एक तरह से जैसे इंग्लिश में कहा जाता है ना कि ब्लेमिंग द मैसेंजर, मतलब आप जिसने बोला उसी को आप गरिया रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको एक रोड पे एक किसी ने बोर्ड लगा के रखा है कि आगे सावधान रहिए, आगे रोड खराब है, तो आप वो बोर्ड लगाने वाले को गाली थोड़े देंगे, अपनी रोड गाड़ी ठीक से चलाएंगे, क्योंकि आप अगर उस बात को नहीं मानेंगे तो घाटा तो आपको होने वाला। ये थोड़े देखना है कि किसने बोला, ये देखना होता है कि क्या बोला। इसीलिए भारत में आदि शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छा सूत्र दे के वो चले गए हैं, ज्ञानम वस्तु तंत्रम न पुरुष तंत्रम। आपको किसी चीज को समझना है तो किसने बोला ये मत देखिए, क्या बोला ये देखिए। क्या बोला उसका अगर जवाब नहीं है तो किसने बोला ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। दूसरी बात, ये लोग जो बहुत लोग बोल रहे हैं, जो भी इस तरह की चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं, वो पूछा जा रहा है उनको कि बीएलओ क्या कर रहे हैं, आपके राजनीतिक दलों के बीएलओ क्या कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दल किसी मैच का खिलाड़ी होता है, केंचुआ जो है वो अंपायर होता है। मैच खेलवाने का काम खिलाड़ी का नहीं होता है, अंपायर का होता है। खिलाड़ी का काम खाली खेलना होता है। कहां पर खेलना, कैसे खेलना, कितने देर के लिए खेलना, ये सब तय करने का काम अंपायर का होता है। कहीं विराट कोहली ये नहीं कहता कि अगला मैच मैं कलकत्ता में खेलूंगा या लॉर्ड्स में खेलूंगा, वो तो अंपायर को तय करना पड़ता है, बीसीसीआई को तय करना पड़ता है। तो ये कोई नहीं कहे कि बीएलओ, आपके बीएलओ को ये पकड़ना चाहिए था, ये कहना कोई तर्कसंगत नहीं है। दूसरी बात, आपने प्रमुख चीज पूछी, क्योंकि तकनीकी इस विषय में कोर्ट कचहरी में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस चीज को जिसका भी वोट कट रहा है उसको किस तरह से फॉर्म 6 या 7 का तफ्तीश करने के लिए चुनाव आयोग से अपना पूछना चाहिए। तो ये सब चीजों को अरुण सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया, उसको उस तकनीकी में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने एक प्रमुख बात पूछी कि आगे क्या होगा। आगे मेरे ख्याल से इसका नतीजा थोड़ा बहुत दक्षिण भारत की तरफ आप नजर रखिए तो उधर होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में ये अब संघीय व्यवस्था के टकराव के रूप में अब आते जा रहा है। 3 चीजों का मैं आपको हवाला देता हूं। एक, कर्नाटक में एक एसआईटी गठित हुई, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पुलिस की,
और उसने जांच में पाया कि कर्नाटक में अलंद नाम के सीट पर वोटों की चोरी हुई है, वोट कटवाए गए हैं। उसके बाद जब वो एसआईटी ने, पुलिस ने चुनाव आयोग से इस चीज में कॉपरेशन मांगा, सहयोग मांगा, तो नहीं दिया। तो कर्नाटक सरकार इसको संघीय व्यवस्था पर एक तरह से हमला मान रही है। दूसरा, एसआईआर के ऊपर केरल की विधानसभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है, केरल की विधानसभा में, कि एसआईआर हमारे यहां नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु ने आज ही सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ एक बिल्कुल ताजा फरियाद डाली है, एकदम फ्रेश ताजा फरियाद है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि बीजेपी, हरियाणा के बारे में जब हम बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, हरियाणा में बीजेपी के वोटरों की संख्या, बीजेपी लोकप्रिय पार्टी है, मतलब आप वोटिंग करवाइए तो बीजेपी हारे या जीते अलग बात है, लेकिन बीजेपी काफी लोकप्रिय है, हारती भी है तो काफी संख्या में लोग पसंद करते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप किसी क्रिकेट टीम के आप अगर समर्थक हैं, मैं टीम इंडिया का फैन हूं, तो टीम इंडिया हारती भी है तो मैं चाहता हूं किसी तरह जीत जाए। अगर हार रही होती है तो ये तक मनाता हूं कि बारिश आ जाए, कम से कम हम हारे नहीं, किसी भी तरह से सामने वाली टीम हार जाए, ये हम चाहते हैं। लेकिन बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में बीजेपी के समर्थकों की संख्या बहुत कम है। जैसे उदाहरण के लिए बिहार में बीजेपी को बमुश्किल 19% वोट आता है, मतलब 10 में से 8 लोग भाजपा को वोट नहीं करते हैं। वहां पर इस तरह का काम करने जाएंगे, उल्टा पड़ सकता है, संघीय व्यवस्था पर हमला माना जाएगा। तमिलनाडु और केरल में तो इनकी हालत और खराब है, वहां पर तो 0 सीटें भी है और 0 वोट परसेंट भी है। ऐसे राज्य अगर इस चीज को संघीय व्यवस्था पर हमला मानना शुरू करें कि आप संघ की ओर से हमारे ऊपर अनावश्यक दबाव डाल रहा है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, आने वाले समय में दुर्भाग्य यह होगा कि भारत में एक संवैधानिक संकट भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये इन्होंने संघीय व्यवस्था का हवाला देकर यह सब काम किया है। जैसे कर्नाटक अगर कह रहा है कि मेरी पुलिस ने कुछ इस पर जांच की है और कुछ पाया है, तो इस देश में तो नियम है ना भैया कि कोई कहीं की भी पुलिस कहीं किसी को भी जांच में बुला सकती है। तो अगर कर्नाटक की पुलिस ने कोई जांच की है और उसने कुछ पाया है, तो फिर केंचुआ उसमें मदद क्यों नहीं कर रहा है? यही तो तर्क देती है जब केंचुआ किसी को क्या कहते हैं, भाजपा यही तो तर्क देती है जब वो किसी विपक्षी हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करती है, तो यही तो कहती है कि आपने कोई गलती नहीं की तो जांच से डर कैसा। तो यही तो कर्नाटक की पुलिस कह रही है। दूसरा, केरल की अगर विधानसभा ने इस पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि एसआईआर जो है वो हमारी केरल की संप्रभुता पर, केरल की जो अपनी व्यवस्था है, केरल की संस्कृति पर एक तरह का हमला है और हमारे यहाँ उसको नहीं होना चाहिए, वैसे में आप जबरदस्ती कैसे करवाइएगा? ऐसा तो नहीं है कि ज्ञानेश कुमार जी दिल्ली से बैठ के आके केरल के 4 करोड़ लोगों का सर्वे खुद करेंगे, केरल के ही लोगों का सर्वे, केरल के ही कार्यकर्ताओं की उनको जरूरत पड़ेगी। ऐसे में एक आने वाले समय में संवैधानिक संकट की ओर इशारा कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह की चीजें जब होती हैं, आज का ये घटनाक्रम ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारत में वोट चोरी के नाम पर, अभी तक तो वोट चोरी हो रही थी लेकिन अब सरकार चोरी होने लगी है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आपकी घास को, आपकी फसल को खुद बाढ़ खा रही है। जब बाढ़ ही फसल खाने लगे तो किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, उसको फिर बाढ़ बदलना पड़ता है। बाढ़ का मतलब है किसान का मतलब यहाँ पर हम भारत के लोग हैं। यही चीज मेरे ख्याल से इसी दिशा में ये जाती हुई दिख रही है कि अब ये मामला, क्योंकि अब इस मामले को जब न्यायपालिका ने लिया है तो न्यायपालिका ने इसकी जल्दीबाजी कितनी है, इसकी गंभीरता कितनी है, उस दिशा में त्वरित निर्णय नहीं लिया है। इंग्लिश में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपके सर में बहुत बड़ी घाव लगा है और आप डॉक्टर के पास जाइए और वो छोटा सा बैंडेज लगा दे, तो जो एसआईआर के ऊपर जिस तरीके से क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये फरियाद गई थी, ये मामला सुनवाई में था, सुप्रीम कोर्ट को इसको इस तरफ या उस तरफ एक स्पष्ट निर्णय दे देना चाहिए था। अभी तक तो दे देना चाहिए था कि हाँ एसआईआर ठीक हो रहा है। अब उन्होंने क्योंकि इसको लटका के रखा, मुझे सबसे बड़ा डर यह है कि कल अगर बिहार के चुनाव में हर बूथ के बाहर 20 लोग 25 लोग पुराना वोटर कार्ड लेके खड़े हो जाएं कि हम तो पिछले बार वोट डाले थे, इस बार हम डाल नहीं पा रहे हैं। दुनिया भर की मीडिया कल बिहार में होगी। ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्या दुनिया भर में संदेश जाएगा कि भारत में वोटिंग हो रही है, जनता को वोट ही नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा जो एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा, हर बूथ के अंदर तो आपके व्यवस्था संभालने वाले 5 लोग रहेंगे और बाहर अगर 15 लोग खड़े रहेंगे हल्ला मचाते हुए, तो उसको संभालेंगे कैसे? मैं आशा करता हूं इस तरह की कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो, लेकिन कल अगर इस तरह की कुछ होता है तो केंचुआ और भाजपा दोनों तो अपना हाथ धो लेंगे साबुन से और कहेंगे ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अनावश्यक रूप से भारत की न्यायपालिका की साख पर कल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
मेरी प्रार्थना है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कल जो भी चुनाव है, पहला बिहार का जो फर्स्ट फेज का चुनाव है, वो शांतियुक्त ढंग से, शांति से, तसल्ली से निपट जाए, यही मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल। और ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कितनी बड़ी तादाद लोग जो हैं वो निकल कर आते हैं। अगर परसेंटेज अच्छी रहती है, इसका मतलब बदलाव के लिए जनता ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है, और वोट अधिकार यात्रा जो निकली उसका और जो SIR हुआ है उसके एक तरह से सामने आकर खड़े हुए हैं बिहार की जनता। ये भी एक महत्वपूर्ण मैसेज जो है वो जरूर यहाँ पर जाएगा। वक्त की कमी है, कार्यक्रम को यहीं समाप्त मैं करूंगी। बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।